Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll learn about functions and recommendations for dietary lipids. So let's continue. सबसे पहला फंक्शन है एनर्जी. In addition to carbohydrates, fats serve as a fuel for energy production. Fat is also an important storage form for body fuel. Excess caloric intake from any macronutrient source is converted into stored fat. Fat is a much more concentrated form of fuel, yielding 9 kilocalories per gram when burned by the body, as compared with carbohydrates yield of 4 kilocalories per gram. तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देती हैं, वैसे फैट्स भी एनर्जी देती हैं. ठीक है, फैट्स भी एज अ फ्यूल सर्व करती हैं. ठीक है, इसके अलावा फ़ैट एनर्जी के तौर पे तो काम कर ही रहा होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो बॉडी में जो एनर्जी है उसको स्टोरेज फॉर्म में स्टोर करना. ठीक है, वो फ़ैट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. तो जितनी भी हम डाइट लेते हैं, ठीक है, जितनी भी हम कैलोरीज़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में से, जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं, चाहे वो फैट से इटसेल्फ आ रही हैं, या चाहे वो प्रोटीन से आ रही हैं, वो सब की सब एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी उसको फ़ैट में कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर कर देती है. तो इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, जो कि 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम दे रही थी, फ़ैट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, क्योंकि फ़ैट दे रहा होता है 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम. नेक्स्ट है आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स सप्लाई द बॉडी विथ एसेंशियल फैटी एसिड्स. As long as an adequate amount of essential fatty acids are consumed, the body is capable of endogenously producing other fats and cholesterol as needed. Food fats are also a source of fat-soluble vitamins, and they aid in absorption of these vitamins. तो essential nutrients में जो dietary triglycerides हैं, ट्राइग्लिसराइड्स जितनी भी हमारी डाइट में फ़ैट होती है, हम वो ले रहे होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में. ट्राइग्लिसराइड्स को इन शॉर्ट डाइटरी फ़ैट भी कहा जाता है, क्योंकि फूड से हम जो फ़ैट लेते हैं या जो बॉडी में फ़ैट स्टोर होती है वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होती है. ट्राइग्लिसराइड्स मीनिंग 3 फैटी एसिड्स अटैच्ड विद ए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल. तो डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स भी सप्लाई करते हैं. अब एसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स हैं जो बॉडी ख़ुद से नहीं बना सकती. ठीक है, और उनको वो डाइट से चाहिए होते हैं. ठीक है, फिर इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हम डाइट से ले रहे होते हैं, ठीक है, उनसे बॉडी दूसरी फ़ैट्स भी बनाती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल. हम ये बात पिछले आपके लेक्चर्स में इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं, एंड आई एम रिपीटिंग दैट अगेन, कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में तकरीबन 60% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी ख़ुद बना लेती है. ठीक है, हमें डाइट में से सिर्फ 29% कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है. तो वो कोलेस्ट्रॉल जो डाइट से नहीं चाहिए होता, जो बॉडी बनाती है, वो बॉडी एसेंशियल फैटी एसिड्स जो डाइट में हमें मिल रहे होते हैं उनसे बनता है कोलेस्ट्रॉल. तो इसीलिए हमें फ़ैट चाहिए ताकि हमें बाकी एसेंशियल फैटी एसिड्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें. फिर इसके अलावा एक और चीज़ भी ज़रूरी है, वो ये कि जब हम डाइटरी फ़ैट लेते हैं तो उससे हमें बाकी फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स भी मिल जाते हैं, और जब तक हमारे फूड में फ़ैट होती है तो सारे के सारे फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जो कि बग़ैर फ़ैट के एब्जॉर्प्शन इनकी पॉसिबल नहीं होती. फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आपके थे विटामिन A, D, E एंड K. नेक्स्ट आ जाए फ्लेवर एंड सेटिस्फैक्शन. सम फैट इन डाइट्स adds flavor to foods and contributes to a feeling of satiety and satisfaction after a meal.
These effects are partly caused by the slower rate of digestion of fats as compared with that of carbohydrates. This satiety also results from the fuller texture and body that fat gives to food mixtures and the slower emptying time of the stomach that it necessitates. The absence of this satiation while on a low fat diet may contribute to dissatisfaction and problems with necessary changes in food habits to establish a lowered fat and cholesterol intake for the long term. तो दोनों चीज़ें इसमें आपकी दोनों बातें बताई हुई हैं. पहली बात ये है कि फ़ैट हमारे खाने में फ्लेवर प्रोड्यूस करता है. देखें, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल रोटी और पराठे की है. रोटी और पराठा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? कि एक जो है इट्स ओनली कुक्ड इन ऑन ड्राई हीट एंड द नेक्स्ट इज़ कुक्ड विथ फैट इन इट. तो पराठा अक्सर हमें हमेशा ज़्यादा टेस्टियर लगता है देन इन कंपैरिजन टू रोटी. क्यों टेस्टियर लगता है? क्योंकि उसके अंदर पहले से ऑयल या फैट डाला हुआ होता है. उसके अलावा हम जब पराठा खाते हैं तो हम उसको खाली अंडे के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, खाली प्याज के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं. लेकिन हम रोटी खाली नहीं खा सकते क्योंकि हमें सूखा लगता है. ठीक है, तो फ़ैट क्या कर रहा होता है? माउथ फील दे रहा होता है. फ़ैट आपके खाने को फ्लेवर देता है. देखें, हमें जितनी भी फ्राइड चीज़ें जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, आपके डीप फ्राइड विंग्स हो गए, ठीक है, इस तरह की जितने भी हमारे फ्राइड खाने होते हैं, रोल, समोसे वगैरह, हमें वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं. ठीक है, और हम शौक़ से खाते हैं. क्यों? क्योंकि वो फुल फैट में पके हुए होते हैं. तो इसीलिए हम जो भी हमारा खाना होता है, जैसे हमारी स्वीट्स हैं, जैसे हमारी मिठाइयाँ हैं, सब की सब हमें टेस्टी लगती हैं क्योंकि फ़ैट हमारे खाने को ज़्यादा टेस्ट देता है और हमारे माउथ फील देता है. इसके अलावा ये सेटाइटी देता है हमें. सेटाइटी कैसे देता है? क्योंकि फ़ैट हैवी होता है, डेंस होता है. ठीक है, तो जब वो खाने के अंदर हो और वो हमारा फूड मिक्सचर काइम स्टमक में जब काइम बनता है तो स्टमक से खाना बहुत ज़्यादा स्लोली एम्प्टी होता है. जब हमारे खाने में स्टमक में फूड मिक्सचर में फ़ैट होता है तो जब वो ज़्यादा स्लोली एम्प्टी होगा तो हमारा जो स्टमक ज़्यादा जल्दी उसको भूख नहीं लगेगी और भूख आहिस्ता लगती है और आहिस्ता आपका स्टमक एम्प्टी होता है. तो हम ज़्यादा देर के लिए हमें सेटाइटी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है खाना खाने के बाद. तो ये दोनों चीज़ें आपकी फ़ैट के साथ एट्रीब्यूटेड है. अच्छा, इसमें ये भी चीज़ होती है कि अगर ना हम बहुत ज़्यादा देर के लिए लो फैट डाइट खाएं तो हमें खाने में मज़ा नहीं आता. अक्सर औकात क्या होता है कि जब लोग फुल फ्लेज डाइटिंग की तरफ जाते हैं, एक हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि डाइटिंग करनी है, ठीक है, वेट लूज़ करना है, तो उसमें क्या होता है कि पीपल डोंट रियली रिलिश डाइटिंग. ठीक है, कि उनको अपनी पूरी फूड हैबिट्स ऑल्टर करनी पड़ती हैं और वो डाइटिंग को एसोसिएट करते हैं फीके खानों से. और क्यों? क्योंकि उसमें आपकी लो फैट डाइट चल रही होती है. ऑल्दो अ न्यूट्रिशनिस्ट नोज हाउ टू keep your diet healthy and how to produce taste in your diet. नेक्स्ट आ जाएं आप फैट सब्सटीट्यूट्स. अच्छा, मार्केट में काफ़ी इस तरह के जैसे ऑल्टरनेटिव स्वीटनर्स थे, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स थे, इसी तरीके से मार्केट में कुछ फ़ैट सब्सटीट्यूट्स भी अवेलेबल हैं. वो फ़ैट सब्सटीट्यूट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते. जब वो एब्जॉर्ब नहीं होते तो कैलोरीज भी हमें नहीं मिलती. लेकिन क्या करते हैं, वो बॉडी को आपके फूड को टेक्सचर प्रोवाइड कर देते हैं, माउथ फील प्रोवाइड कर देते हैं और फ्लेवर दे देते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमें टेस्ट मिल जाता है, ज़बान का टेस्ट, लेकिन हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं मिलती हैं. अच्छा, फ़ैट सब्सटीट्यूट्स जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं और FDA से अप्रूव्ड भी हैं, वो हैं सिम्प्लेस एंड ऑलियन. ऑलियन ओलेस्ट्रा आपने नाम सुना होगा. ठीक है, और सिम्प्लेस आपका जो है ये भी आपके मार्केट में जैसे
कैल्को या एटलांटा के नाम से भी होगा, ठीक है। अच्छा, जो सिम्प्लेस होता है वो नॉर्मली जो मिल्क की प्रोटीन है, ठीक है, वे प्रोटीन, मिल्क में आपकी आती है ना वे प्रोटीन, तो वे प्रोटीन और एग वाइट्स इन दोनों से मिलके बना हुआ होता है। जबकि ओलिन या ओलेस्ट्रा जो है वो हमारी सुक्रोज की फॉर्म से बना होता है और सुक्रोज की इनडाइजेस्टिबल फॉर्म से बना हुआ होता है। नेक्स्ट आप आ जाएं एडिपोज टिश्यू। फैट that is stored in various parts of body is called adipose tissue, and it is from the Latin word adiposus, meaning fatty. A web-like padding of fat tissue supports and protects vital organs, and a layer of fat directly under the skin is important for the regulation of body temperature. In addition, the protective myelin sheath that surrounds neurons is largely composed of fat. तो अब हमने यहाँ पे 3 बातें की हैं। पहली बात ये है कि जो फैट है वो हमारी बॉडी के वेरियस एडिपोसाइट्स में स्टोर होता है। वेरियस साइट्स हैं बॉडी की, फैट डिपोट्स हैं, वहाँ पे स्टोर होता है। जहाँ जहाँ पे वो स्टोर होता है, स्पेसिफिक साइट्स जो बनी हुई हैं उनको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। और एडिपोज बेसिकली लैटिन वर्ड से निकला है और इसका लिटरल ट्रांसलेशन फैटी है। अच्छा, अब होता क्या है कि फ़ैट एक तो एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होता है, दूसरा फ़ैट जो है एक पतली सी वेब लाइक लेयर टाइप सी सारी की सारी हमारी जितने भी इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द सराउंड कर रही होती है। फ़ैट की एक पतली सी लेयर, ठीक है, जैसे आपकी किडनी हो गई, ठीक है, लिवर हो गया, ठीक है। तो क्या करता है, ये इसलिए होती है लेयर ताकि अगर हम कभी गिरें, इंजरी हो, शॉक हो, ठीक है, तो हमारी वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है वो लेयर और हमारी ऑर्गन्स को इनमें इंजरी नहीं होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारी स्किन के नीचे भी फ़ैट की लेयर होती है और वो क्या कर रही होती है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रही होती है, ठीक है। क्या होता है आपको पता है, फ़ैट जो है इट्स ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। हीट ट्रैवल नहीं कर सकती है फ़ैट में से और ना ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो क्या होता है कि हीट ट्रैवल नहीं कर पाती है तो क्या होता है, हीट ट्रांसपोर्ट नहीं होती, हीट गुजर नहीं पाती फ़ैट में से। जब वो फ़ैट में से गुजर नहीं पाती तो बॉडी की जो अपनी टेम्परेचर, जो बॉडी की अपनी हीट है वो स्किन के ज़रिए से बाहर नहीं निकलती। तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस वो मेंटेन रहता है। जबकि इसके अलावा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि फ़ैट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव माइलिन शीथ होती है, ठीक है। माइलिन जो है वो आपके न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द होता है, वो नॉर्मली फ़ैट से मिलके बना होता है। अब क्या होता है, इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक आपके नर्व टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ठीक है, और डैमेज नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि विदाउट इंटरफेरेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करके वो जो आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं वो ट्रेवल कर जाती हैं और इस तरीके से ब्रेन को फ़ौरन मैसेज मिलता है कि बॉडी के सारे पार्ट्स में क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फैट फॉर्म्स द फैटी सेंटर ऑफ cell membranes, thereby creating the selectively permeable lipid bilayer. Also, proteins are embedded within this layer and allow for the transport of various nutrients in and out of the cells. तो इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर उनकी जो बाहर एक मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्यों? क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है, ठीक है, पोरस होती है वो, और वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को आने जाने, अंदर आने में और बाहर निकलने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। तो वो जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो आपकी फ़ैट से मिलके बनी होती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं और वो प्रोटीन्स हेल्प कर रही होती हैं न्यूट्रिएंट्स को इन एंड आउट ऑफ द सेल
ट्रांसफ़र करने में। अगर हमारी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन नहीं होती तो हर तरह का न्यूट्रिएंट सेल के अंदर चला जाता और सेल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। अब आप आ जाएं, दीज वर द फंक्शंस ऑफ फैट्स। इनको आप हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला फंक्शन था एनर्जी। एनर्जी क्या था कि ये एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल भी होती है और दूसरा एनर्जी के तौर पे स्टोर होती है। दूसरा फंक्शन ये था कि ये एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करती है, कोलेस्ट्रॉल बनता है इससे, और ये फ्यूल फॉर एनर्जी एंड स्टोर फॉर फैट। दूसरा एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करती है और कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करती है और फैट सॉल्युबल विटामिन्स बनते हैं। नेक्स्ट था फ्लेवर एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये फूड को फ्लेवर दे रही होती है, जितना भी आपका फूड का फ्लेवर है। दूसरा हमारे स्टमक में से स्लोअर एम्प्टिंग करती है, जिससे आपको सेटाइटी मिलती है। नेक्स्ट था फैट सब्सटीट्यूट्स, जो कि सिम्पलेज और ओलिन है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू में इनका ये था फंक्शन कि एक तो एडिपोज डिफरेंट हमारी वेजेज साइट्स हैं जो कि एडिपोज टिश्यूज़ हैं। दूसरा हमारी वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। तीसरा हमारी स्किन के अंदर होती है, तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रही होती है। और चौथा हमारे न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द होती है, तो हमारी नर्वस टिश्यू में नर्वस सिस्टम हेल्प करती है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है हमारा सेलेक्टिवली परमेबल लिपिड बाइलेयर है, तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में वो हेल्प कर रहा होता है। अब आप आ जाएं रिकमेंडेशंस फॉर डाइटरी फैट। हेल्थ प्रॉब्लम्स, amount of fat, too many calories in the diet regardless of the source, either they are fat, carbohydrates or protein, will exceed the requirement of immediate energy needs, so the surplus is stored as body fat. Excess body fat is associated with risk factors for chronic diseases such as diabetes, hypertension and heart disease. तो हमने क्या बात की कि जितनी ज़्यादा आपकी डाइट में किलो कैलोरीज होंगी, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, चाहे वो फैट से आए, कार्बोहाइड्रेट से आए या प्रोटीन से आए, ठीक है, और वो हमारी बॉडी की नीड से बढ़ जाए, तो सब की सब जो है फ़ैट में कन्वर्ट होती है और फैट में स्टोर हो जाती है फ़ैट की फॉर्म में। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में फ़ैट हाई होगा, उतने ज़्यादा आपको क्रॉनिक डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट आप आ जाएँ टाइप ऑफ फैट। An excess of cholesterol and saturated fat in diet, which comes from animal sources, has been identified as a risk factor for atherosclerosis, which is the underlying blood vessel disease that contributes to heart attack and strokes. A decrease in dietary saturated fats, using polyunsaturated fats and monounsaturated fats instead, has been shown to produce favorable lipid profiles. When substituted for saturated fat in the diet, monounsaturated fats reduce low-density lipoprotein cholesterol levels and increase high-density lipoprotein levels, thereby improving overall cardiovascular health risk. तो जो टाइप ऑफ फैट है वो हमारा ये है कि जितना भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फ़ैट होगा वो हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है, और उसकी जगह अगर हम पॉलीअनसैचुरेटेड फ़ैट और मोनोअनसैचुरेटेड फ़ैट यूज़ करें तो वो कंपैरेटिवली हमारे लिए फेवरेबल है। लिपिड प्रोफाइल को कहते हैं कि हमारे ब्लड में और बॉडी में लिपिड की अमाउंट, हर तरह का जो भी फ़ैट है उसकी क्या अमाउंट है, ठीक है। तो अगर हम सैचुरेटेड फ़ैट कम लें और मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा लें तो उससे क्या होता है, हमारी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम हो जाती है, LDL कम हो जाता है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल्स HDL ज़्यादा हो जाते हैं। HDL लेवल्स ज़्यादा होने चाहिए, दे आर गुड फॉर यू, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वो एक्सक्रीट करवाते हैं। LDL लेवल्स अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल और फैट को डिपॉजिट कराते हैं बॉडी के अंदर। फिर आ जाता है आपका एसेंशियल फैटी एसिड डिफिशिएंसी। एसेंशियल फैटी एसिड डिफिशिएंसी में आ जाते हैं आपकी कि अगर आप एसेंशियल फैटी एसिड्स अपनी डाइट में ना लें तो उससे क्या होता है कि आपकी
बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, इनकी इंटेग्रिटी कम हो जाती है, ठीक है। आपकी एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, खिंची हुई मेम्ब्रेन है, अगर प्रॉपरली डाइट नहीं होगी तो इट विल, उसकी इंटेग्रिटी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इससे हमें डर्माटाइटिस हो सकता है, स्किन का डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए अच्छे हैं और नर्वस सिस्टम और सेल मेम्ब्रेन्स की फंक्शनिंग के लिए अच्छे हैं, तो ये हमें लेने चाहिए। अगर ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कम हो जाएं तो हमें हेयर लॉस हो सकता है। लो प्लेटलेट लेवल्स वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। इम्पेयर्ड विजन, कॉम्प्रोमाइज्ड ब्रेन फंक्शन और बच्चों में ग्रोथ की रिटार्डेशन हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस फैटी एसिड्स में क्या है कि वो डाइट्स जिनमें हाई ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं उनसे टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, एलिवेशन ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल। उसके अलावा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL जो हैं आपकी, वो भी आपके बढ़ जाते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। एंडोथेलियल फंक्शन आपका ख़राब हो जाता है और एथेरोस्क्लेरोटिक इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, ये साइटोकाइंस आप कह लें मार्कर्स होते हैं। अगर ब्लड में साइटोकाइंस ज़्यादा हो जाएं तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन बहुत हाई हुई हुई है, एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट होने वाला है या हो रहा है, ठीक है। तो साइटोकाइन से एक्चुअली हमें पता चल जाता है कि बॉडी में मसला तो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा FDA ने अब रिक्वायर कर दिए कि सारे फूड प्रोडक्ट्स अगर ट्रांस फैटी एसिड्स यूज़ करें अपनी डाइट में या अपने फूड प्रोडक्ट में, तो वो न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे कि जी हम ट्रांस फैटी एसिड्स अपनी डाइट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फूड इंडस्ट्री को अब प्रेशराइज़ किया जा रहा है और फिर फूड इंडस्ट्री, क्योंकि पता है, सबको ही पता है ट्रांस फैटी एसिड्स आर नॉट गुड फॉर यू, तो फिर फूड इंडस्ट्री कोशिश करती है कि हमारे लेबल पर ना आए ट्रांस फैटी एसिड्स, तो वो क्या करते हैं, अपनी डाइट अपने फूड प्रोडक्ट में कोशिश करते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स की अमाउंट कम हो। तो और अगर आप वो अमाउंट कम लेंगे तो ऑब्वियसली आप क्रॉनिक डिजीज़ से बच सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन, तो हेल्थ प्रमोशन में सबसे पहले ये चीज़ है कि हार्ट डिजीज़ हमारा ऑनगोइंग कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है, और इसके काफ़ी सारे वेरियस रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो एक्सेस डाइटरी फैट है, जिनमें स्पेसिफिकली सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल हैं, जो कि हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, और इनसे हमें ओबेसिटी होती है, डायबिटीज़ होते हैं, एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड्स और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एज और फिज़िकल इनएक्टिविटी भी रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों को लुकआउट करें पहले से ही तो हम काफ़ी हद तक अपनी हेल्थ बेहतर कर सकते हैं। तो डाइटरी रेफरेंस इंटेक्स आपकी क्या होगी? डाइटरी रेफरेंस इंटेक्स ये हैं कि फ़ैट कंटेंट जो है डाइट में 20 to 35% आपकी टोटल कैलोरीज जो हैं उनमें फ़ैट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, 20 to 35%, जबकि 25 to 35% में से सैचुरेटेड फ़ैट सिर्फ 10% होनी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल 300 mg पर डे, इससे ज़्यादा आप कोलेस्ट्रॉल नहीं ले सकते अपनी डाइट में। ट्रांस फैटी एसिड्स के लिए कोई भी DRI या अपर टॉलरेबल लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ट्रांस फैटी एसिड्स हमें अपने डाइट में बहुत कम करने चाहिए और उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, दे आर अनहेल्दी फॉर अस। उसके अलावा एसेंशियल फैटी एसिड्स जो कि लिनोलिक एसिड है, वो वेजिटेबल ऑयल्स में से हमें मिलता है, ठीक है। मेन के लिए 17 ग्राम पर डे और वुमेन के लिए 12 ग्राम पर डे होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो लिनोलेनिक एसिड है उसकी इंटेक मेन के लिए 1.6 ग्राम पर डे और वुमेन के लिए 1.1 ग्राम पर डे होनी चाहिए। लिनोलेनिक एसिड हमें मिलता है फ़िश में से, सोयाबीन्स में से, फ्लैक्स सीड ऑयल में से। तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की रेशो जो है वो तकरीबन
15:20 और 1:4 होनी चाहिए। इसके अलावा तो मतलब क्या है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें वेजिटेबल्स में से और फिश में से लेने चाहिए। इसके अलावा डाइटरी गाइडलाइंस हैं कुछ, वो ये हैं कि फैटी एसिड्स में हमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड लेने चाहिए, ठीक है, सैचुरेटेड के बजाय। कोलेस्ट्रॉल हमें 300 mg पर डे लेना चाहिए। ट्रांस फैटी एसिड्स हमें बिल्कुल लिमिट कर देने चाहिए, ठीक है, और सॉलिड फैट्स हमें कम लेनी चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स हमें फैट फ्री लेने चाहिए। रिप्लेस प्रोटीन फूड्स दैट आर हायर इन सॉलिड फैट। तो हमारे जो प्रोटीन फूड्स हैं उनमें हमें इस तरह के कट्स लेने चाहिए जिनमें फ़ैट कंटेंट कम हो, मतलब लीन कट्स लेने चाहिए। जैसे अगर चिकन कर लें तो चिकन ब्रेस्ट, और मीट कर लें तो मीट में सारे हमें लीन कट्स लेने चाहिए, बजाय ये कि हम फैट वाले कट्स लें। उसके अलावा ऑयल्स लेने चाहिए इन कंपैरिजन टू सॉलिड फैट, मतलब वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह यूज़ करें घी और बटर के बजाय। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके फैट रिप्लेसर्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।